नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। लगभग 25 से 30 प्रश्न होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और सीडीपी के चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार हो गया, यूपी टेट हो गया, सभी में एक जैसा ही सिलेबस रहता है, टॉपिक वही रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है। अगर आप लोग नए हो, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। तो कौन है, ऑप्शन देखिए, स्टर्न हो गए, बिने हो गए, टर्मन हो गए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बुद्धि लब्धि जो है, जो मानसिक आयु के विचार है, वो तो सबसे पहले बिने ने आरंभ किया था, लेकिन जो इसका सूत्र दिया वो टर्मन ने दिया। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। यानी इसको याद रखिए, MA/CA इंटू 100। ए से क्या हो गया, मानसिक आयु, और सी से यानी करेंट एज जो वास्तविक आयु है इंटू 100 हो गया। इस प्रकार के हम बुद्धि लब्धि को निकाल सकते हैं, किसी भी बच्चे की आईक्यू को निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, टर्मन हो गया। दूसरा प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। देखिए, हिंदी अक्षर बोल रहा है कि हिंदी अक्षर को जो बालक है वो किस उम्र में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन देखिए, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या फिर 6 वर्ष की आयु में। तो इसका आंसर जो होगा कि बच्चे जो होते हैं, जैसे 4 वर्ष की आयु में उन्हें डाल दिया जाता है स्कूल में, तो 4 वर्ष की आयु में बच्चे हिंदी के अक्षरों को पहचानना शुरू करने लगते हैं। जैसे क ख, ऐसे घर में भी आदमी पढ़ाने लगता है। आजकल तो 3 साल के आयु में बच्चों के पीछे आदमी पड़ जाता है कि नहीं पढ़ो पढ़ो, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है वो 4 वर्ष की आयु में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है वो होता है व्यवहार का अध्ययन। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। जो पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसका कथन है, A.B. झा का, दूसरा स्किनर, तीसरा है डेविस और चौथे है वुडवर्थ। तो इसका आंसर होगा स्किनर। स्किनर ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। देखिए, इस तरह से हमें जो डेफिनेशन है छोटे छोटे, जैसे एक स्टैनले हॉल का आ जाता है कि जो किशोरा अवस्था है, आंधी तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा, तो स्टैनले हॉल ने कहा। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे डेफिनेशन है उनको भी हमें याद रखना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, क्योंकि ये भी प्रश्न में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है। जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, जो गणना करने में बच्चों को दिक्कत आती है तो उसे डिस्कैल्कुलिया बीमारी कहते हैं, यानी ये कि ये लक्षण होता है। तो इसी प्रकार से है कि एलेक्सिया क्या है, तो पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता। तो जो एलेक्सिया है वो पढ़ने की अक्षमता है। इसमें बच्चों को धुंधलापन दिखाई देता है जिससे कि बच्चे अक्षर को सही तरह से नहीं पढ़ पाते। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। फ्रेंड्स, मेरी EVS की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं, तो आप लोग जा करके EVS की प्लेलिस्ट जरूर देखें। CDP थ्योरी की भी बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। जो परमापीकृत परीक्षण होते हैं वो क्यों कराए जाते हैं, मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या फिर बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो जब प्रमाणीकृत जो परीक्षण होता है वो क्यों करवाया जाता है, वो करवाया जाता है ताकि जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी पहचान हो सके। इस प्रकार के जब तक हम परीक्षण नहीं करवाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव है, कौन सा बच्चा थोड़ा मंद है, जिससे कि उसके अनुसार टीचर जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो उपचार कर सके, मतलब जो उसके प्रॉब्लम है उसका उपचार कर सके। तो यहाँ पर प्रमाणीकृत परीक्षण पूछा गया है, तो ये किस लिए करवाया जाता है, ताकि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कराई जा सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, 1947, 1920, 1940 या फिर 1900। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो माना जाता है 1900 ईस्वी को। कौन माना जाता है, 1900 ईस्वी को। और जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस अवधि तक मानी जाती है। देखिए, औपचारिक को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसको 2 तरह से या फिर फॉर्मल स्टेज इस प्रकार से समझिए, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष।
तो देखिए रोड के किनारे घर है तो थोड़ा गाड़ी का आना जाना लगा रहता है, तो आप लोग आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर ज़रूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी। इसका आंसर देखिए कि प्याजे की औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है वो किस अवधि तक मानी जाती है, तो वो मानी जाती है 11 से 15 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक मूर्त अवस्था को, 2 से 7 वर्ष तक जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, और ये इंद्रिय गामक अवस्था को इतने वर्ष तक माना गया है। ठीक है, प्याजे के अनुसार, प्याजे ने 4 भागों में बताए हैं ना अवस्थाएं, बच्चों की अवस्थाएं, तो इसी प्रकार से उन्होंने बांटा है वर्ष को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। देखिए दिन पूछ रहा है कितने दिन लगते हैं, कभी कभी सप्ताह भी दे देगा कि कितने सप्ताह लगते हैं, तो दोनों हम समझ लेंगे। ऑप्शन देखिए 150, 280 दिन, 390 या फिर 460 दिन। तो यहाँ पर दिन पूछा है कि गर्भ में जो बालक है उसे विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो कितने दिन, वो 280 दिन। अगर सप्ताह में पूछा रहता तो वो होता 40 सप्ताह। कितना होता, 40 सप्ताह होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार कितना होता है। तो नवजात शिशु का जो भार है वो सभी को पता होगा कि 7 पाउंड होता है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन जो नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो होती है 19.5 इंच। ठीक है, इस अवस्था में वह माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है क्योंकि वह नवजात शिशु है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए ऑप्शन देखिए, मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ड। तो जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है वो कौन दिए थे, वो थॉर्नडाइक दिए थे। इन्होंने ही बिल्ली पर प्रयोग किया है ना, थॉर्नडाइक का भूल एवं प्रयास का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इनके सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखें, CDP थ्योरी से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बार बार मैं बोल रही हूँ, उसमें बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, NCTE का पूर्ण रूप क्या है। NCTE का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सी है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या फिर नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो जो NCTE का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म है वो होगा सी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछ लिया कि किसके कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, बी है विकलांग व्यक्तियों से, सी है धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या फिर डी है क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 41 से 46 जिसमें कल्याण से संबंधित बातें कही गई हैं वो होगा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के बारे में इसमें बातें कही गई हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। देखिए पहले होता था ना उपनयन संस्कार जिसमें बच्चों के बाल छिलवा दिए जाते थे। ऑप्शन देखिए, वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उपनयन संस्कार होते थे वो किस काल में किया जाता था, वो किया जाता था वैदिक काल में। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगले प्रश्न की तरफ, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में मतलब क्या विकसित होगा, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति बढ़ती है, सी है परिश्रम करने की भावना जागृत होती है या फिर डी है कि आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो देखिए जब बच्चे अपने से स्वयं कार्य करते हैं और सही कार्य हो जाता है तो उनके अंदर क्या उत्पन्न होता है, उनके अंदर आत्मनिर्भरता पैदा होती है। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न था कि जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। ऑप्शन देखिए, निद्रा, खेलना, प्रशंसा या फिर क्रोध। तो जन्मजात प्रेरक कौन होता है, जो बच्चों को जन्म से ही अपने आप यानी स्वयं उत्पन्न होता है, जैसे भूख लगना, नींद आना, सोना, खाना पीना, ये सब क्या है, ये जन्मजात प्रेरक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। खेलना, प्रशंसा, क्रोध, ये सब क्या है, ये बाद में उत्पन्न होती है, लेकिन जो जन्म से उत्पन्न होती है वो सोना कोई उसको सिखाता थोड़ी ना है। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसको भूख भी लगती है, सोना भी आता है, प्यास भी लगती है। तो ये सब क्या है, ये सब जैविक कारक है उसके। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। जब कोई भी टीचर जब शिक्षण अधिगम करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है, क्लास में पढ़ाने जा रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, छात्रों को दंडित करना चाहिए, नहीं, बी चुटकुले सुनाने चाहिए, सी है अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए या फिर डी है आराम करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जब कोई भी शिक्षक अगर क्लास में जाता है तो ऐसी स्थिति पैदा करे जिससे कि बच्चे क्या हो, रुचि लेकर के पढ़ाई कर सके। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी होगा कि अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। अगला प्रश्न है,
साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ऑप्शन देखिए, मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा शरीर लंबे वाले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो साइजॉइड होता है वो होता है कि जो अपंग बालक होते हैं उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है, उसमें उस प्रकार के बालक आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? देखिए विशिष्ट बालक पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि वाले बालक, या फिर इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत सभी बच्चे आते हैं, चाहे पिछड़े बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो या फिर मंद बुद्धि बालक हो, सभी एक जगह आते हैं। यानी इसे समावेशी शिक्षा के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में भी सभी प्रकार के बालक आते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है, अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, सी है जो कक्षा में अव्वल आते हैं, या फिर डी है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो देखिए अपराधी बालक पूछ रहा है ना कि कौन है, तो वे बालक होंगे जो असामाजिक कार्य करते हो, मतलब जो गलत कार्य करते हो, चोरी डकैती ये सब करते हो, वे बालक ही तो असामाजिक कार्य करेंगे, वहीं तो अपराधी बालक कहलाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया।